हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। माय नेम इज पंकज और ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन कैसे रहेगा, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए हैं। ऐसे डेली हम 3 पॉइंट लेंगे, यानी 3 टॉपिक उठाएंगे। वो 3 टॉपिक से सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जो भी आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर से कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम लेंगे कुछ वन डे या आप बोल सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे कोई डे है, जैसे जैव विविधता दिवस हो गया, मई का चौथा आंदोलन हो गया। ये जो वन लाइन क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज चलती रहेगी। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं, ज्योग्राफी हैं और चाहे आपकी हिस्ट्री है, ये सारी सीरीज़ हमारी चल रही हैं, इसका कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर की जितनी भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो मेनली यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन के लिए यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। आज 23 में सैटरडे की ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। तो देखिए, पहला है काला पानी। तो काला पानी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं। तो नेपाल द्वारा एक अभी नक्शा वहाँ का जारी किया गया है, और उस नक्शे में उन्होंने उत्तराखंड का कुछ पार्ट अपने हिस्से में बताया है। तो इसी पर विवाद चल रहा है, और वहीं पे एक नदी बहती है जिसे काला पानी नदी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये विवाद अभी शुरू हुआ गया। इस विवाद के लगभग जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ही ये विवाद चल रहा था, और तब हमारे यहाँ के नेताओं ने इसको बैठ कर सुलझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल हुए बार बार। 2 नवंबर 2019 को भारत ने एक अपना भी मानचित्र प्रकाशित किया था, और जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित के रूप में आपको प्रदर्शित किया था, दिखाया था। इसमें भी इन्होंने भारतीय क्षेत्र को, काला पानी जो क्षेत्र है उसको इंडिया में बताया था, और जबकि नेपाल का मानना है कि काला पानी क्षेत्र इनके अंडर आता है। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सुस्ता क्षेत्र। तो सुस्ता क्षेत्र क्या होता है समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण क्षेत्र जो जिले हैं उन पर एक क्षेत्र स्थित है, उस क्षेत्र का नाम है सुस्ता क्षेत्र, और नेपाल ने उसको भी अपने मानचित्र में शामिल कर लिया है। और नेपाल ने ये बताया है कि भारत ने इस क्षेत्र पर जो है अतिक्रमण किया हुआ है, और इसे भारत को तुरंत खाली कर देना चाहिए। जो तीस्ता क्षेत्र बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपने इम्पोर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। तो आप इम्पोर्टेंट बनी गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो तीस्ता क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कि उत्तरी सीमा पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है तीस्ता क्षेत्र। तो वहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय ने क्या बताया है, अर्धसैनिक बल जो होती है, पुलिस और सशस्त्र बल, एक सैनिक बल की एक नई टुकड़ी वहाँ पे तैनात कर दी है, ताकि इसके ऊपर कोई विवाद बढ़ता है तो उसे संभाला जा सके। सुस्ता क्षेत्र में 265 परिवार रहते हैं, और ये सभी लगभग नेपाल को संबंधित हैं, और कहते भी हैं ये नेपाल के ही लोग हैं। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, काला पानी यानी जो विवाद का कारण है वो देखते हैं। तो विवाद का कारण है यहाँ पे गंडक नदी। तो गंडक नदी क्या है, जैसे किसी भी क्षेत्र की अगर सीमा देखी जाती है तो या तो बॉर्डर होता है, और अगर वहाँ पे बॉर्डर नहीं है, कोई रिवर है, तो उस रिवर के बीच का पॉइंट माना जाता है कि वो उस क्षेत्र की सीमा होगी। ठीक है, किसी भी कंट्री की सीमा होगी। लेकिन नदियाँ क्या होती हैं, अपना रुख बदलती रहती हैं। अपना रुख बदलने के कारण इनका एक क्षेत्र जो है संभावित नहीं हो पाता है, और जिसके कारण कभी नदी तिरछे के दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा चली जाती है तो उसका ज़्यादा क्षेत्र हमारे पास आ जाता है, या हमारे क्षेत्र में आ जाती है तो हमारा क्षेत्र उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो यही जो गंडक नदी है, याद रखना, ये गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के रूप में जानी जाती है। याद रखना, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, नारायणी नदी। और गंडक नदी अगर पूछी जाए है कहाँ पे, तो याद रखना उत्तराखंड में है। ठीक है, और नेपाल का मानना है कि पूर्व में पहले, यानी कि सुस्ता क्षेत्र, सुस्ता जो क्षेत्र है वो गंडक नदी के दाएं यानी कि उसकी साइड में स्थित है। ठीक है, जो गंडक नदी है और जो सुस्ता क्षेत्र अभी हमने बताया जो उत्तर प्रदेश के पास में,
तो ये कहाँ पे है, गंडक नदी के दाएं यानी कि नेपाल की सीमा में स्थित है, इसीलिए ये नेपाल का हिस्सा हुआ। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन आया और यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएं किनारे पे आ गया। अभी दाएं पे था, नदी ने रुख बदला अपना, उधर चली गई, तो ये क्या हुआ, बाएं किनारे पे आ गया। अब ये हमारे क्षेत्र में आ गया, तो इसी के क्षेत्र में भारत को क्या है, नियंत्रित में किया जा रहा है। अब इस पे विवाद देखा जाए, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर विवाद, तो नेपाल के विदेश मंत्रालय, याद रखना, सुगौली संधि, तो एक सुगौली संधि हुई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार एक सुगौली संधि हुई है 1816 में, याद रखना 1816 में एक हुई थी। काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी बोलते हैं, के पूर्व में क्षेत्र यानी कि उसके पूरब साइड के सभी क्षेत्र, जिसमें आता है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुस लेक, ये शामिल है, ये नेपाल का अंग है। ठीक है, ये नेपाल के हिस्से हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो यहाँ पे आप देख पाए, यहाँ पे देखिए नेचुरा, ये मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, ये है आपका काला पानी क्षेत्र। ठीक है, ये नेपाल है, उत्तर प्रदेश है यहाँ पे लखीमपुर पीलीभीत, और ये है आपका काला पानी क्षेत्र। इस काले पानी क्षेत्र पे इन्होंने मान रहा है, ये जो पिथौरागढ़ जिला है ये इसी इनके क्षेत्र में आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोकेशंस मैप के थ्रू आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा वेबिनार श्रृंखला। ठीक है, इसमें अपना है देखो अपना देश। ये एक श्रृंखला है, यानी वेबिनार है, सेमिनार की तरह ही होता है, जिसमें कई सारी आकृतियाँ बनाई जाती हैं और दूसरों लोगों को लुभाया कर बुलाया जाता है, मीटिंगें होती हैं, ये उसी की एक श्रृंखला है। तो याद रखिए इसमें क्या हुआ, 16 अप्रैल 2020 को वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश, ठीक है, के तहत 20वें वेबिनार, याद रखना कौन सा है, 20th यानी 20वां वेबिनार है। इसमें उत्तराखंड एक स्वर्ग, याद रखिएगा इस नाम को, उत्तराखंड एक स्वर्ग का आयोजन किया गया। यह है उत्तराखंड एक स्वर्ग का आयोजन। इस वेबिनार में उत्तराखंड के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र जो है, और मनुखंड कुमाऊं क्षेत्र, ये 2 याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र और मनुखंड कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को ढूंढा गया, और वहाँ की पर्यटन है और वहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये वेबिनार स्थापित किया गया, मनाया गया। इसके साथ ही वेबिनार में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल जो होते हैं उनको भी विशेष तौर पे दर्शाया गया। यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये मेन इम्पॉर्टेंट आपके पर्यटक स्थल थे जहाँ पे लोग जाते हैं। जो वेबिनार में सबसे बड़े और सबसे पुराने, देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इनको भी यहाँ पे लोगों के सामने उजागर किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इंडिया में आएँ और इन स्थलों पर घूमें। अब वेबिनार और सेमिनार, आपने देखा सुना है वेबिनार और सेमिनार, तो वेबिनार क्या होता है वह समझ लीजिए। वेबिनार का मीन्स होता है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग यानी इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो वेबिनार इसमें क्या किया जाता है, वेबकास्ट किए जाते हैं, इसमें आपकी मीटिंग्स होती हैं इंटरनेट के थ्रू। तो याद रखिए जैसे कॉन्फ्रेंसिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसी तरह से आपका ये वेबिनार होता है। सेमिनार में लोग वहाँ जाते हैं, पर्यटक स्थल वहाँ घूमते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वेबिनार में ऐसा नहीं होता है, इंटरनेट के थ्रू यानी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये समझाया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट है देखो अपना देश वेबिनार। तो देखो अपना देश वेबिनार क्या है, भारत सरकार ने पर्यटन स्थल जो पर्यटन मंत्रालय, याद रखना पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 को, कौन सी डेट है आपकी, 14 अप्रैल 2020 से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला भी शुरू कर दी है। वेबिनार का उद्देश्य रहेगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं इंडिया के, पर्यटक स्थल हैं, उनको बढ़ावा देना। देखो अपना देश श्रृंखला में शस्त्रों का संचालन जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। याद रखना किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, और याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इस वेबिनार श्रृंखला के अगले सत्र का जो शीर्षक होगा
फोटो वॉकिंग भोपाल, या फोटो वॉकिंग भोपाल भी इसको बोल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट नेम बताया जैसे नंदा देवी, फूलों की घाटी, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंदा देवी फूलों की घाटी ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र, आपका पश्चिम हिमालय क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, नंदा देवी अगर पश्चिम में जाए तो उत्तराखंड में आपका ये पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी के, इसकी हाइट लगभग है 7,817 मीटर, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अल्पाइन फूलों और सुंदर घास के मैदान यहाँ पे मिलते हैं। और दोनों जो पार्क हैं यहाँ पे, नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी पार्क, दोनों पार्कों में जो वनस्पतियाँ हैं वहाँ के पेड़ पौधे हैं और जीवाश्म की जो उच्च विविधता है, बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप के जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे तेंदुआ हो गया, हिमालय कस्तूरी मृग हो गया, पौधों की अनेक प्रजातियाँ जो संकटमय है, मतलब जो इस समय संकट में है, वो अनेक डिफरेंट प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसीलिए इनको बढ़ावा देना शुरू किया गया है वेबिनार के थ्रू। यहाँ पे देखिए आपका दूसरा है ऊपरी गंगा नदी तंत्र में संगम। तो जो गंगा नदी है उसमें जितनी भी नदियाँ सम्मिलित होती हैं या जितनी भी उसकी हेल्पर नदियाँ हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। कि वेबिनार में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ नदियों को भी शामिल किया गया है। तो नदियों के बारे में भी आपको एक एक लाइन्स में हम आपको बता देते हैं। जैसे अलकनंदा और भागीरथी। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री बनती कैसे, याद रखना, ये आपकी आती है मानसरोवर झील से दो नदियाँ, और दो नदियाँ उत्तराखंड में आकर क्या करती हैं, मिल जाती हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम गंगोत्री, ठीक है। और गंगोत्री से निकलती फिर हमारी गंगा। जैसे यहाँ पे देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये आपस में मिलती हैं और इसके बाद निकलती हैं हमारी गंगा, यहाँ पे दे रखा है मैंने। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नदी धौली और विष्णु गंगाओं धारा से मिलती है, तब ये कहलाती है विष्णुप्रयाग, ठीक है। विष्णुप्रयाग में मिलती है तब ये विष्णुप्रयाग कहलाती है। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग क्या है, अलकनंदा की अन्य सहायक नदी जो है पिंडार, जो इसके कर्ण से निकलती है, मतलब उसके जो सामने एक कान मान सकते हैं वहाँ से निकलती है, और इसीलिए कहा जाता है इसको कर्णप्रयाग। फिर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है, मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा के रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्र मीन्स होता है भयानक, यानी कि जब काली गंगा हो जाती है तो इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और कहाँ मिलती है ये, रुद्रप्रयाग में। और गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में और प्रवेश कर जाती है। तो ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे अभी आप समझ लीजिए, इनको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बना के रखे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये जैसे यहाँ पे देवप्रयाग है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, यहाँ पे करण प्रयाग, और इस तरह से आपके विष्णु प्रयाग यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे नदियों के नेम हैं अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और आपकी ब्रह्मगिरी। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो गंगा की हेल्पिंग नदियाँ बोल सकते हैं, या गंगा इन्हीं से बनती है, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, या थर्ड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, अभी केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बिजली जो वितरक होते हैं, बिजली वितरक कंपनियां हैं, उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। 90,000 करोड़ रुपए के राहत की पैकेज की घोषणा की है। तो याद रखना आत्मनिर्भर अभियान किन के लिए है, जो बिजली वितरक कंपनियां हैं जिसे हम डिस्कॉम भी बोलते हैं, उनके लिए। कितने हजार करोड़, 90,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज घोषणा की है। तो इसके संबंध में आधिकारिक घोषणा के अनुसार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन संयुक्त रूप से बिजली वितरक कंपनियों को तरलता यानी लिक्विडिटी लाने के लिए इन्हें 90,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पॉइंट लिखा हुआ था सेकंड, बिजली वितरक कंपनियों द्वारा इस राशि का प्रयोग जो है बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ अपना बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा। जैसे जितना भी बिजली उत्पादक कंपनियों पर ऋण है उनको देने के लिए वो इसका यूज़ करेंगी।
अब बिजली जो क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इतना घाटे में क्यों चलती है या इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लेते हैं पहले। जैसे बिजली जो आपके घर में पहुंचती है, ये 3 चरणों से होके आती है। तो पहले चरण में क्या होता है, बिजली थर्मल या हाइड्रो या नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है वहाँ से उत्पन्न की जाती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और ये क्या होती है, ऊर्जा के बड़े बड़े संयंत्र होते हैं, यानी एनटीपीसी लिमिटेड या एनएचपी लिमिटेड जैसी कंपनियां क्या करती हैं, इन्हें संचालित करती हैं, वहाँ से इकट्ठा करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं। अब क्या हुआ, दूसरा चरण आया। दूसरा चरण में आपने देखा होगा आपके आसपास में क्या होते हैं, पावर ग्रिड होते हैं, पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन ग्रिड होते हैं। ये क्या करते हैं, बिजली सब स्टेशन कहलाते हैं। जो ट्रांसफार्मर आपके आसपास में लगे होते हैं, ये वही आपके दूसरे चरण की मेन पावर लाइन होती है। तो इसमें मेन पावर लाइंस होती हैं आपके ज़िले की या आपके सिटी की या आपके गांव की। तो आपके गांव की ये मेन पावर लाइन से जुड़े होते हैं और जो आपके मेन गांव में सारी बिजली भेज देते हैं। फिर आप वहाँ पे भी आपके तीसरे चरण के आपके रखे होते हैं ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं और फिर अलग अलग आपके जो तार पड़े होते हैं आपके घरों में उनको भेज देते हैं। ये तीसरे चरण की अवधारणा हो जाती है। तो इससे होता क्या है, दरअसल बिजली जो वितरण कंपनियां हैं, जिसे डिस्कॉम बोलते हैं, ये खरीद समझौते के माध्यम से बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदते हैं और फिर उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करती हैं। अब देखिए क्या हुआ, डिस्कॉम की स्थिति खराब क्यों हुआ है, जिससे बिजली जो वितरण कंपनियां हैं, इनकी आपूर्ति बिजली खरीदने के लिए हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि इन्हें बिजली उतनी मिल तो रही है, सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो बिजली चोरी भी की जाती है, बिजली चोरी भी होती है और चोरी के साथ साथ बिल भी जमा नहीं होता है। तो जिसके कारण इन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल उठाना पड़ता है। अब शुरू करते हैं अपने मध्यम मतलब अपने मेन पॉइंट्स, या जिसमें पहला पॉइंट है हमारा मध्यम इकाइयाँ। तो मध्यम मीन्स मीडियम यूनिट्स। इसमें क्या है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो यूनिट की है, इसमें परिभाषा बदल दी गई है। पहले क्या हुआ था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते थे, इंटरप्राइजेस, तो उनकी जो परिभाषा होती थी, उनको माना जाता था कि जितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया जाएगा, माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम। जैसे आपके लघु उद्योग हो गए, मीडियम उद्योग हो गए और लार्ज उद्योग हो गए, इनके अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज होते थे पहले उनके इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, उसके अकॉर्डिंग इन्हें कैटेगराइज किया जाता था। अब क्या होगा, अब जैसे ही उन्हें कैटेगराइज किया जा रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती थी अपना इन्वेस्टमेंट कम दिखाकर प्रॉफिट ज़्यादा कमाती थी और इन्हें बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती थी। तो जितनी ये कंपनियां होती हैं, इन्हें लोन भी आसानी से मिल जाता है और इन्हें अत्यधिक छूट भी मिलती है। तो इसीलिए अब इसका क्या किया गया, इस पर परिभाषा चेंज कर दी गई। अब भारत सरकार ने बोला है, अब इस पर हम आपका पर ईयर टर्नओवर भी देखेंगे कि आपने कितने की चीज़ बेची है और बेची कैसे, क्योंकि आप जीएसटी लगी हुई है, और जब जीएसटी लगी हुई है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आपने कितने रुपए की बेची है। उसी के अकॉर्डिंग आप टैक्स भी देंगे, और जब आप टैक्स देंगे तो हमें पता ही चल जाएगा आपका कितना टर्नओवर है। तो टर्नओवर कितना है, इसी के अकॉर्डिंग अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योग धंधे हैं, उनको परिभाषित किया जाएगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे समझ लीजिए, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश या 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार को सूक्ष्म, याद रखिए, 1 करोड़ रुपए तक के या 5 करोड़ रुपए से कम के जो कारोबार करने वाली भी किसी भी फर्म को सूक्ष्म यानी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप या सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और जबकि 10 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले, इसमें टर्नओवर भी जुड़ा हुआ है, याद रखना। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश हो, 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का निवेश हो और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो, तो वो स्मॉल के रूप में आएंगे। और इससे ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे मीडियम में आएंगे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये आपका मेन पॉइंट। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें याद रखना है, 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को कब मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस, 22 मई को। और इस वर्ष 2020 की थीम इसकी थी, हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसको आपको याद रखना है, कई एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्या है जैव विविधता दिवस की थीम,
हमारे समाधान प्रकृति में है, यानी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसका उद्देश्य क्या है? जो जैव विविधता के बारे में लोगों को समझाना, उनके बारे में उसको बताना। ठीक है, बाकी देख लीजिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं मई का चौथा आंदोलन। अब ये मई का चौथा आंदोलन क्या है? याद रखिए 4 मई 1919 4 मई 1919 को चीन में एक बौद्धिक क्रांति हुई तथा सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, और इससे ही चीन में 4 मई का है तो चौथा आंदोलन माना जाता है। मई आंदोलन, इसीलिए इसको बोला जा रहा है चौथा आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। तो चौथा आंदोलन क्या है? चीन के संबंधित है। इसमें बौद्धिक क्रांति और सामाजिक सुधार आंदोलन को हुआ था। कब? 4 मई 1919 में। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। अब क्या है? सोनिक बूम। अब ये सोनिक बूम क्या है, अभी हम बता रहे हैं आपको। सोनिक बूम क्या है? कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से युक्त IAF टेस्ट फ्लाइट से निकली तेज ध्वनि सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, जिसने वहाँ के जो शहर के जो लोग हैं एकदम से चौंक गए। ये हुआ क्या? जैसे ये हमले की तरह बिल्कुल आवाज़ होती है, तो वहाँ के लोग चौंक गए। ठीक है, तो सुपरसोनिक बूम याद रखना, ये हवाई जहाज से निकलने वाली एक सुपरसोनिक वेव्स होती हैं, आवाज़ होती है। ठीक है, तो सुपरसोनिक बूम भी आपसे पूछा जा सकता है, सोनिक बूम क्या है और ये किस टेस्ट फ्लाइट से हुआ है? तो IAF, इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट, याद रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? इंटरनेशनल टी डे। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2015। याद रखिए, वर्ष 2015 से आपका ये इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। तो 15 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया था। अब हमारे पॉइंट है रेपो रेट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? रेपो रेट में 0.4% की कटौती कर दी है, और 0.4% की कटौती करने के साथ अब ये रेपो रेट घटकर 4% पे आ गई है। तो कितना हो गया रेपो रेट? याद रखना 4%। कितना? 4%। आपको ये याद रखना है, 4% हो गई है रेपो रेट। तो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने अभी बीते 2 महीने से लॉकडाउन जब से चल रहा है, उन्होंने ये जो आर्थिक हैं और घरेलू गतिविधियां हैं, इन पर बुरी तरह से प्रभाव को समझा और 0.4% की और रेपो रेट में कटौती करके इसको ला दिया है 4% पर। याद रखना, अभी की रेपो रेट कितनी है? 4%। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब पॉइंट है हमारा ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अभी ओवरसीज इंडियनशिप ये क्या है? अभी देखते हैं, पेन बदलते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश में फंसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक कार्ड होता है। ठीक है, OCI कार्ड। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आइएगा, हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ओवरसीज कार्ड क्या होता है? इसमें कुछ श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनको देश में अनुमति होती है कि वो इंडिया में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, और उनको बहुत सारी यहाँ पे छूट भी दी जाती है। उनको जैसे वोट तो नहीं डाल सकते, वो जॉब भी कर सकते हैं इंडिया में आके, और यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्ड दिया जाता है। तो जिसके पास ये कार्ड होगा उसको कोविड-19 की इस महामारी के अंतर्गत इंडिया में लाया जा सकता है। फिर है हमारा लास्ट एशले कूपर। एशले कूपर है, याद रखिए, 8 बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन। ये किस खेल से संबंधित है? एशले कूपर टेनिस खेल से। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। एशले कूपर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, टेनिस से संबंधित है एशले कूपर। तो एशले कूपर का 83 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है, ये मर गए हैं 83 ईयर्स में। अब क्या है? पूर्व ऑस्ट्रियाई जो खिलाड़ी हैं और विंबलडन खिताब, इनके पास विंबलडन खिताब भी है। इनको 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के ऑस्ट्रियाई पुरुष टेनिस स्वर्ण के युवा हिस्सा थे। याद रखना। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप
आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे या आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, जितने बार देखना चाहे उतने बार। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। इसको प्लीज़ सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।